नमस्कार दोस्तों। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग जो है एग्जाम का प्रिपरेशन करते होंगे। अभी जो है आप लोगों के सामने जो है बहुत सारा वैकेंसी पड़ा हुआ है और आप लोग मन से तैयारी करिए और अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करिए। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका अंतिम लक्ष्य जो होता है, अंतिम लक्ष्य जो होता है वो मृत्यु होता है और वो सत्य होता है। किसी भी मनुष्य का अपने जीवन में मृत्यु ही एक ऐसा लक्ष्य है जो पहले से ही डिसाइड होता है और सदा सत्य होता है। एक दिन ना एक दिन जो है मृत्यु को वो प्राप्त करता है। उसी प्रकार से जब कोई स्टूडेंट अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो उसके स्टूडेंट के लाइफ में, जो स्टूडेंट है उसके लाइफ में एक ही चीज सत्य होता है, एग्जाम। यानी कोई भी एग्जाम जब तक कोई क्रैक नहीं करेगा तब तक अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपने मंजिल को प्राप्त करिए। ठीक है। अभी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे बिहार पुलिस एक बार एग्जाम लेके फिर कैंसिल किया था, उसका भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिहार दरोगा का मेंस है और रेलवे के बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, उसका भी आप प्रिपरेशन करिए। उत्तर प्रदेश में जो है बहुत सारी वैकेंसी आई है। बिहार पुलिस के तरह उत्तर प्रदेश का भी पुलिस होता है, तो यूपी पुलिस का वैकेंसी आ चुका है। और बिहार में भी जो बिहार एसएससी का पोस्ट होता है उसका भी वैकेंसी आया है। आप उसका भी मन से आप तैयारी कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो है एक दो महीना में आपको जो है बिहार में, बिहार जो एसआई है उसका वैकेंसी, बिहार पुलिस का वैकेंसी और बिहार एसएससी का वैकेंसी फिर से आने वाला है। तो आप लोग अभी मन से जो है तैयारी में जुट जाइए, एकदम जोश के साथ जुट जुट जाइए, ताकि जो है अभी से जो है आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए। हम लोग जो है बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम लोग कोशिका चैप्टर से स्टार्ट किए थे। ठीक है। और कोशिका में जो है थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए थे कोशिका के बारे में। तो आप लोग अगर पीछे अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरी तरीके से प्राप्त जो नॉलेज हुआ होगा उस वीडियो से। उसमें हम लोग बेसिक चीज की चर्चा किए थे। जो बेसिक चीज 9th 10th में बच्चों को पढ़ाया जाता है वही चीज जो है आप लोगों को बताया गया है। देखिए, ये सब चीज जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो बेसिक चीज पूछा जाता है और वही बेसिक चीज आप लोग नहीं पढ़ के आते हैं तो आपको जो है बाद में ये सब चीज पढ़ाया जाता है और आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो 10th तक जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है उसको आगे प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको आसानी से समझ में आता है और जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको वो सॉल्व कर पाता है। ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बायोलॉजी में। अगला जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कोशिकांग के बारे में। कोशिका के अंदर जीव द्रव पाया जाता है। अब जीव द्रव क्या होता है तो हम बताए थे। तो जीव द्रव जो होता है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाने से जीव द्रव का निर्माण होता है। और जो भी कोशिका द्रव होता है वो केंद्रक और कोशिका झिल्ली, हम जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो जीव यानी द्रव कह सकते हैं, जो भी तरल पदार्थ पाया जाता है, या वैसे तरल तो होता नहीं है, वो क्या होता है अर्ध तरल होता है। ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं जो भी द्रव्य पाया जाता है उसी द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। और कोशिका द्रव में छोटा छोटा कोशिकांग पाया जाता है। कोशिका के अंदर छोटा छोटा कोशिकांग पाया जाता है जो कोशिका के अंदर विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो बहुत सारी कोशिकांग की हम लोग चर्चा कर चुके थे और कुछ कोशिकांग जो बच गया था उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और अच्छे से आप लोग वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और सभी को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारा जो अभी जीएस क्लासेस का परिवार है वो परिवार जो है बड़ा होगा। और बड़ा होगा उससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन प्राप्त होगा, अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ेंगे। क्योंकि मेरा सपना है कि आप लोगों को जो है ये अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करवाएं। देखिए, हम रेलवे में जो है जॉब करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करने के पश्चात भी हम टाइम निकालते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो है अच्छी से अच्छी तैयारी करवाया जा सके। ठीक है। तो ये प्रिपरेशन जो होता है वो सिर्फ आपके लिए होता है, हमको इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सिर्फ आपके लिए हम जो है डेली जो है टाइम निकाल कर जो है वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको जो है अधिक से अधिक फायदा हो सके और अपने मंजिल को आप प्राप्त कर सके। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक टॉपिक देखेंगे कि कोशिकांग के बारे में हम लोग पढ़े थे, कुछ कोशिकांग की हम लोग चर्चा किए थे। तो देखते हैं हम लोग पहले देखेंगे कि कौन कौन कोशिकांग होता है। एक बार हम लिस्ट बना लेते हैं, कौन कौन सा कोशिकांग पढ़ लिए हैं, कौन कौन सा कोशिकांग बाकी है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कोशिका द्रव। कोशिका द्रव ये हम पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे केंद्रक के बारे में। केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पढ़ लिए थे, कोशिका भित्ति पढ़ लिए थे,
कोशिका भित्ति। आगे हम लोग पढ़े थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग ईआर कहते हैं, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये पढ़ लिए थे हम लोग। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ लिए थे लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सेंट्रोसोम के बारे में, सेंट्रोसोम, ठीक है। आगे हम लोग पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कौन से टॉपिक बचा हुआ है, तो बचने वाले टॉपिक में राइबोसोम, राइबोसोम, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए, ये टॉपिक जो है बचा हुआ है। और कुछ टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, डीएनए आरएनए। उसके अलावा जो है लास्ट हम लोग कोशिका विभाजन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोशिका विभाजन। एक अलग ही क्लास चलेगी कोशिका विभाजन की, क्योंकि कोशिका विभाजन जिसको अगर समझ में आ गया, इसका मतलब है उसको कोशिका का पूरा नॉलेज हो गया, पूरी जानकारी उसको प्राप्त हो गया। इसलिए हम लोग जो है कोशिका विभाजन का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और एक सेपरेट क्लास चलेगी कोशिका विभाजन के बारे में, ठीक है। उसमें आपको पूरी तरीके से कोशिका के बारे में बताया जाएगा, किस प्रकार से विभाजन होगा, विभाजन कितने प्रक्रिया होता है, और किस प्रक्रिया में जो है कोशिका का किस कोशिकांग के जो है विभाजन होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कोशिका विभाजन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लवक, लवक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिड, प्लास्टिड कहते हैं। लवक की चर्चा करेंगे, आज ही कर लेंगे, इस वीडियो में हम लोग लवक पढ़ेंगे। लवक में देखिएगा, लवक जो है केवल पादप में पाया जाता है, ये जो है आपको पौधा में पाया जाएगा, और इसको जो है जंतु में देखने को नहीं मिलेगा। लवक जो है केवल किस में मिलेगा, तो पादप में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है वैक्यूल्स देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, वैक्यूल्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो हम लोग जो है वैक्यूल्स के बाद देखेंगे कि कोशिका में कभी कभी देख आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका में परिवहन का काम कौन करता है, और कोशिका में जो है जितने भी खाद्य पदार्थ है, या कह सकते हैं कि पानी हो गया, खनिज लवण हो गया, उसको स्टोर करके कौन रखता है, ठीक है। तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग याद करिएगा वैक्यूल्स के बारे में, एक एक करके जो है आज हम लोग इस टॉपिक को, जो भी टॉपिक अब बचा हुआ है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, राइबोसोम हो गया, उसके बाद जो है प्लास्टिड हो गया, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो पढ़ लिए तो वो तो आप पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसका लिंक जो है पहले वाले वीडियो से कनेक्ट रहता है, इसलिए आपको वो पढ़ना पड़ेगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्लास्टिड के बारे में। पहले प्लास्टिड की चर्चा करते हैं। प्लास्टिड जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो ये केवल जो है पादप में पाया जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग हेडिंग दे दीजिए लवक। लवक के बारे में देखेंगे कि लवक जो होता है केवल किस में पाया जाता है, तो पादप कोशिकाओं में जो है लवक देखने को मिलता है। लवक आप लोग हेडिंग दे दीजिए। प्लास्टिड पढ़ेंगे हम लोग लवक, लवक या इसी को बोलते हैं प्लास्टिड, ठीक है। अब देखिए लवक जो होता है ना, वो केवल आपको जंतु कोशिका में देखने को मिलता है। आपको पता है जंतु कोशिका कैसा होता है, जंतु कोशिका का आकार जो होता है वो एक आयताकार होता है। और आपको हम बताए थे जंतु कोशिका की जो सबसे बाहरी भित्ति होती है उसको हम लोग जो है कोशिका भित्ति कहते हैं, जो केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता, सॉरी, जो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। और जंतु कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी जो सबसे बाहरी परत होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कौन सी कोशिका है, तो पादप कोशिका, पादप
पादप कोशिका है, ठीक है। इसी पादप कोशिका में आपको क्या देखने को मिलता है, तो लवक देखने को मिलता है, प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड आपसे पूछा जाता है कि लवक जो है किस कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है या पादप कोशिका में। तो आप आंसर करिएगा, केवल केवल जो है ये पादप कोशिका में। किसमें? पादप पादप कोशिका में आपको देखने को मिलता है। प्लास्टिड जो होता है ना वो 3 प्रकार से होता है। आप लोग पढ़े होंगे प्लास्टिड जो है कितने प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला हम लोग प्लास्टिड देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है आपके क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है। जैसे हम लिखें क्लोरोप्लास्ट, तो वो क्या करेगा, इंग्लिश को हिंदी में लिख देगा क्लोरोप्लास्ट, ऐसे लिखेगा। देखिए क्लोरो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऐसे लिख देगा। यहाँ पे लिखेगा क्लो सॉरी क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ऐसे करके लिखेगा। यहाँ लिखेगा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ऐसे करके लिख देगा, ठीक है। अब इसका हिंदी क्या होता है, आप लोग हिंदी देखिए। जो ल्यूकोप्लास्ट है उसको बोलते हैं अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग वर्णी लवक, वर्णी लवक, ठीक है। अब देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक। अब ये 3 प्रकार के प्लास्टिक जो है, प्लास्टिड, सॉरी प्लास्टिक नहीं प्लास्टिड, ये 3 प्रकार के जो प्लास्टिड है, या कह सकते हैं ये 3 प्रकार के जो लवक है, वो केवल आपको जो है पादप कोशिका में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे तीनों का फंक्शन क्या है, तीनों का वर्क क्या है, पादप कोशिका में तीनों का क्या काम होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो आप लोग ये तीनों का नाम लिखिए पहले, हम फिर क्या करेंगे, ये दोनों को मिटाएंगे और एक के बारे में पढ़ेंगे, फिर से हम दूसरे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लोरोप्लास्ट होता क्या, इसका क्या फंक्शन है या क्या कार्य है पादप कोशिका में, ठीक है। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसका हिंदी नाम फेमस क्या है, हरित लवक। आप लोग पहले भी पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे, थोड़ा सा चर्चा किए थे उसमें। अब यहाँ पर हम पूरी तरीके से इसका हम चर्चा करने वाले। देखिएगा हरित लवक जो होता है, हरित लवक का कार्य क्या है, भोजन बनाना, भोजन बनाना, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किचन का कार्य क्या है, आपके घर में किचन का कार्य क्या है, तो आप सीधा सीधा आंसर करते हैं कि किचन जो है हमारे घर में भोजन बनाने का कार्य स्थल है। जहां पर भोजन बनाया जाता है उस स्थल को हम लोग किचन कहते हैं। उसी प्रकार से किसी भी पौधा में, किसी भी पादप में जहां पर भोजन बनता है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यानी हरित लवक कहते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि पौधा भोजन बनाता कैसे है। तो पौधा जो है भोजन बनाता है उस प्रोसेस को, या कह सकते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो उसमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। सबसे पहला होता है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होनी आवश्यक है। दूसरा होता है क्लोरोफिल, जो कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, यानी हरित लवक में, हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही भोजन बनता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे। तो 2 हो गया, पहला हो गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया प्रकाश, तीसरा हो गया आपको क्लोरोफिल जो हरित लवक में पाया जाता है, चौथा हो गया जल, ठीक है। ये 4 चीजों की जो है आवश्यकता होती है, जिसके चलते जो है पौधा अपना भोजन बना सकता है या बनाता है, ठीक है। तो 4 चीजों में से एक चीज जिसका नाम है क्लोरोफिल, क्या नाम है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो है वो हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक जो है प्रकृति में, हम पहले भी बता चुके हैं आपको, क्लोरोफिल ही एक ऐसा वर्णक है, एक ऐसा प्लास्टिड है, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रहता है। जैसे कहते हैं पूरी पृथ्वी में मनुष्य को आकर्षित करने के लिए जो है एक ही ऐसा क्षमता है किसी के पास, और वो है कौन, जो महिलाएं होती है ना, या लड़की कह सकते हैं, या जो वुमेन होती है, या फीमेल होता है, उसी के पास जो है ऐसा भगवान ने शक्ति दिया है, ऐसा गॉड गिफ्टेड शक्ति है जो लड़के को क्या कर सकती है, आकर्षित कर सकती है। इसलिए बकलोलवा सब जब निकलता है घर से, तो जब देखता है कोई लड़की आकर, तो साइकिल चला रहा है या मोटरसाइकिल चला रहा है या ट्रक चला रहा है या ट्रेन चला रहा है, आप लोग वीडियो देखे होंगे, जहां दिख गई तहां वो काहे वो आगे देखेगा रोड, वो उसी को देखते रहता है, जब तक वो क्रॉस नहीं कर जाती है तब तक वो उसी को देखते रहता है। इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, इसलिए प्रकृति ने बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कि लड़का को आकर्षित करने के लिए जो है लड़की के पास एक विशेष प्रकार की शक्ति ने जो है गॉड गिफ्टेड शक्ति मिला है, उसी प्रकार से क्लोरोफिल के पास भी एक ऐसा शक्ति मिला है जिसके चलते वो सूर्य के प्रकाश को क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। अवशोषित करके और वो क्या करेगा, वो जब पौधा भोजन बनाएगा तो उसमें जो है उसका उपयोग होगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की जरूरी होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के चलते ही वो क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। समझे, सॉरी, ग्लूकोज का निर्माण होता है। विखंडन किसका होता है, तो जल का विखंडन होता है। जल का विखंडन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन वहां से मुक्त होता है, तो हम लोग जो है सांस लेते हैं, जब पौधा से निकलता है ऑक्सीजन। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, भोजन बनाना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पौधा का किचन कहा जाता है। पौधा का किचन, किचन बोलिए, या इसी को रसोई घर बोलिए। क्या बोलिए, रसोई घर, रसोई घर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पादप का रसोई घर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपको दे देगा क्या, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर 2 दे देगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी देगा ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर डी देगा क्रोमोप्लास्ट। आंसर क्या मारिएगा, आंसर मार के आइएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या मारिएगा आप लोग, क्लोरोफिल, लेकिन हो जाएगा गलत। क्या मारना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी मारना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी पे रहेगा क्या, आपको क्लोरोप्लास्ट बोलिए या हरित लवक बोलिए, याद रखिएगा। हरित लवक को है हम लोग क्या बोलते हैं, रसोई घर कहते हैं, यानी पादप का किचन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका 2-3 काम देख लिए। पहला काम हो गया भोजन बनाना। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो पौधा के लिए क्या बनाता है, भोजन बनाने का काम करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, सीधा सीधा याद रखना है आपको कि हरित लवक का कार्य क्या है। तो याद रखिएगा, हरित लवक का कार्य है पौधा के लिए भोजन का निर्माण करना, बस एक ही लाइन में। ये फंक्शन हो गया किसका, हरित लवक का। तो हरित लवक किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, पहला के बारे में हम लोग पढ़ लिए, दूसरा के बारे में देखते हैं। दूसरा हम लोग देखे थे जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है वर्णी लवक, वर्णी लवक, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट होता है जिसको हम लोग वर्णी लवक कहते हैं। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है पौधा के जड़, तना, पत्ती आदि, आदि बोलिए, इत्यादि बोलिए, ईटीसी बोलिए। ठीक है, सभी का मीनिंग एक ही होता है कि इसके अलावा और भी सब हो सकता है। ठीक है, पौधा के विभिन्न भागों में कलर प्रदान करने का काम, यानी रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, यही करता है ये चट्टा जो वर्णी लवक है। इसी के चलते जो है
इसी के चलते पौधा जो है विभिन्न कलर का होता है। आप लोग देखे होंगे कि कोई पौधा जो है आपको भूरा रंग का दिखेगा, कोई पौधा आपको ग्रीन रंग का दिखेगा, कोई पौधा आपको लाल रंग का दिखेगा। खासकर पुष्प फूल जब देखिएगा, फूल जो देखिएगा तो फूल जो होता है विभिन्न कलर का आपको देखने को मिलता है। तो पौधा में कलर प्रदान करने का काम किसका है? तो ये इसी का है, इसी वर्णी लवक का है। वर्णी लवक क्या करता है कि पौधा में जो है पौधा के विभिन्न भागों को जो है रंग प्रदान करने के, कलर प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो दो चीज समझ में आ गया होगा। पहला हम लोग पढ़े हरित लवक, दूसरा पढ़ लिए हम लोग वर्णी लवक। हरित लवक का काम है भोजन बनाना पौधा के लिए, और दूसरा जो हम लोग पढ़े हैं वर्णी लवक, वर्णी लवक का काम क्या है? पौधा के विभिन्न भागों को क्या करना, तो उसको जो है कलर प्रदान करने का काम करना। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, थर्ड जो है, थर्ड देखिएगा तीसरा कहता है अवर्णी लवक। नाम से ही है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट देखिए, जो पहला था जिसको हम लोग हरित लवक कहते थे, हरित लवक में खाना बनता था, और ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक में जो है ये भोजन को क्या करेगा? स्टोर करने की क्षमता है। इसके पास क्या है? भोजन को स्टोर करने की क्षमता है। जैसे विभिन्न प्रकार का पौधा देखे होंगे, जैसे कुछ पौधा ऐसा है जो जड़ में भोजन को स्टोर करके रखता है। जैसे आप लोग देखे होंगे गाजर, गाजर, शकरकंद, शकरकंद जो होता है ना, गाजर शकरकंद हो गया। उसके बाद कुछ पौधा ऐसा होता है जो तना में भोजन को जो है संग्रहित करके रखता है। जैसे आलू, आलू जो है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि आलू का जो है हम लोग तना वाला भाग खाते हैं। ठीक है, तो तना यानी तना में भोजन को क्या करता है? ये संग्रहित करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो अवर्णी लवक जो होता है वो पौधा के विभिन्न भागों में, जड़ में, जड़ में, तना में, जड़, तना एवं अन्य भागों में, अन्य भागों में भोजन संग्रहित संग्रहित करना। ठीक है, जड़, तना एवं अन्य भागों, पौधा के जड़, तना एवं अन्य भागों में क्या करना? भोजन को संग्रहित करके रखना। ये किसका काम है? तो ल्यूकोप्लास्ट का काम है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है लवक समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, लवक। ठीक है, तो लवक आप लोग तीन प्रकार के पढ़े। पहला हो गया आपको क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट, तीसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। देखिए इंग्लिश बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा। जिस प्रकार से ससुराल में साली का होना बहुत ही जरूरी है, उसी प्रकार से जो है पढ़ाई लिखाई, जब आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इंग्लिश का वर्ड मीनिंग आपको आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि क्वेश्चन का पेपर जो है अगर हिंदी या किसी अन्य भाषा में अगर गलत भी है और इंग्लिश में सही है क्वेश्चन, तो इंग्लिश ही मान्य होगा। ठीक है, यानी पत्नी कितना भी गलती कर दे, पत्नी कितना भी गलती कर दे और साली भी कितना भी गलती कर दे, तो हमेशा साली ही निर्दोष होती है ससुराल में, पत्नी को ही डांटा जाता है। ठीक है, इसीलिए कि दूसरा लैंग्वेज कितना भी अच्छा से पेपर बना ले और एक भी गलती दूसरा लैंग्वेज में आ गया लेकिन इंग्लिश में वो सही है, तो इंग्लिश ही मान्य होगा, याद रखिएगा। इसलिए इंग्लिश वर्ड मीनिंग आपको हमेशा काम देगा एग्जाम में, और हमेशा आपको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो है पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। पिछला वीडियो हम लोग देखे थे जिसमें हम पढ़े थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और जिसमें हम बताए थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टचिंग टचिंग करता है कौन? जो राइबोसोम होता है वो टच करके रहता है, और वहीं पर जो है क्या होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीन शॉट लीजिए, और नहीं तो इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जब तक नोट नहीं करिएगा तब तक आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। अभी तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अभी लिख कर रखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम आप लोग हेडिंग दे दीजिए, राइबोसोम की हम लोग चर्चा करेंगे। राइबोसोम जो होता है वो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, राइबोसोम पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। जब हम आपको पढ़ाए थे कोशिका जो है दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो उसमें हम बताए थे
प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम को हमको चर्चा करना है। देखिए राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम को जब हम बात करते हैं, राइबोसोम का काम क्या है, तो कोशिका में जो है प्रोटीन का निर्माण करना राइबोसोम का है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, अब प्रोटीन का निर्माण कैसे करता है, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा आरएनए के बारे में। डीएनए और आरएनए हम बोले थे चर्चा करेंगे आज। तो प्रोटीन का निर्माण करने में राइबोसोम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, लेकिन जैसे देखिएगा शादी विवाह में क्या होता है कि शादी विवाह तो लड़का लड़की का होता है, लेकिन दोनों को शादी करवाने के लिए बहुत सारे लोगों को उसमें भागीदारी होता है। सभी लोग मिलकर जो है उसका विवाह करवाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, राइबोसोम में ही होता है प्रोटीन का निर्माण, लेकिन इसको हेल्प कौन करता है, तो आरएनए करता है। याद रखिएगा आरएनए करता है। और राइबोसोम जो है कोशिका में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बहुत ज्यादा जगह पर यहाँ पर पाया जाता है। आपको केंद्रक में भी दिखेगा, जीव द्रव में भी, सॉरी कोशिका द्रव में भी देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन सबसे अधिक राइबोसोम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन से भाग में, खुरदरा भाग में। आपको बताए थे खुरदरा भाग में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइबोसोम का निर्माण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस भाग में होता है, चिकना भाग में या खुरदरा भाग में, तो खुरदरा भाग में। और चिकना भाग में किसका निर्माण होता है, आप लोग आंसर करिए, चिकना भाग में राइबो सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो चिकना स्मूथ वाला भाग होता है उसमें किसका निर्माण होता है, तो आपको हम बताए थे उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का निर्माण होता है। और जो खुरदरा भाग होता है, खुरदरा भाग में जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। और कौन हेल्प करता है प्रोटीन के निर्माण में, आरएनए हेल्प करता है किसको, राइबोसोम को। और क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए हम लोग राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको। याद रखिएगा प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यानी सबसे अधिक जो है कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको आरएनए समझना पड़ेगा। आरएनए समझ में आ जाएगा तो, क्योंकि दोनों का लिंक जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसके साथ हम लोग आरएनए पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग डीएनए पढ़ेंगे। देखिए आरएनए, आरएनए, आरएनए का कार्य क्या है, आरएनए के कार्य भी है प्रोटीन का निर्माण करना। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए हो गया। अब देखिए आरएनए की जब हम बात करते हैं, आरएनए तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है एमआरएनए, ठीक है, उसके बाद होता है आरआरएनए, उसके बाद होता है टीआरएनए। ठीक है, तो एमआरटी, ये तीन प्रकार के जो है आरएनए आपको देखने को मिलता है। आरएनए का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण। अब प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है, अब क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रोटीन का संश्लेषण, आरएनए का जो प्रोटीन के संश्लेषण में क्या योगदान है, इसकी खोज किसने किया था। इसकी खोज जो है हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था, और भी दो तीन वैज्ञानिक इनके साथ थे। और इन्होंने ही पहली बार बताया था कि आरएनए का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में किसको हेल्प करना, तो राइबोसोम को हेल्प करना। इसी के लिए जो है आगे चलकर जो है इन लोगों को जो है इसके लिए जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और प्रोटीन के बारे में, सॉरी आरएनए के बारे में जो है पूरी तरीके से जानकारी इन्होंने ही दिया था। कहा था कि आरएनए का जो काम जो है, महत्वपूर्ण कार्य जो है वो प्रोटीन निर्माण में किसको मदद करना, तो राइबोसोम को मदद करना। तो देखिए आरएनए का महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया, प्रोटीन का संश्लेषण,
प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए ये 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का हो जाएगा। एम आर एन ए, एम आर एन ए, दूसरा होता है आर आर एन ए, पहले टी लिख देते हैं, टी, उसके बाद आर आर एन ए, ठीक है। ये आरएनए कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। आरएनए कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब देखिए जब हम लोग स्टार्ट किए थे कोशिकांग के बारे में, उसी समय हम लोग चर्चा किए थे कि आरएनए जो 3 प्रकार का होगा और तीनों का फंक्शन जो हम लोग आगे चलकर हम लोग देखेंगे क्या कार्य है तीनों का। तो उस समय हम लोग चर्चा किए थे कि आरएनए जो होता है जो प्रोटीन के निर्माण करने के लिए आवश्यक, एक तरह से कह सकते हैं जैसे आप लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन के रूप में आप लोग या तो कोयला का प्रयोग करते हैं, या तो लकड़ी का प्रयोग करते हैं, या तो गैस का प्रयोग करते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। ये सभी चीज जो अभी हम बताए हैं ये सभी क्या है? ईंधन है, ईंधन। उसी प्रकार से जब प्रोटीन का आप निर्माण करते हैं तो उसके लिए भी कुछ ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ईंधन क्या है? तो ईंधन जो होता है वो एमिनो अम्ल होता है, याद रखिएगा। ईंधन क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल, अमीनो अम्ल, ठीक है। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल जो होता है वो प्रोटीन के निर्माण में ईंधन का कार्य करता है। अब बात ये आती है, गौर से सुनिएगा, बात ये आती है कि एमिनो अम्ल कितने प्रकार का होता है। तो मनुष्य के शरीर में एमिनो अम्ल जो है कुल 20 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 20 प्रकार का, 20 प्रकार का होता है। अब एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होगा। अब बात ये आती है कि एमिनो अम्ल को कौन पहचानता है कि यही एमिनो अम्ल है, ठीक है। तो जो इसमें mRNA है, देखिए मैसेंजर, एम से क्या हो जाता है? मैसेंजर, एम से क्या होगा? मैसेंजर, यानी मैसेंजर यानी मैसेज देने वाला। मान लीजिए ऐसे करके mRNA खड़ा रहता है, उधर से जो है उधर से अमीनो अम्ल आता है, तो ये क्या कहता है? चाचा आ गए, आइए 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 आइए, आपका स्वागत है। मतलब ये बहुत ही एकदम आराम से खड़ा रहता है कि जैसे ही अमीनो अम्ल दिख गया तुरंत हम मैसेज देंगे। किसको मैसेज देंगे? तो टीआरएनए को, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा? टी वाला करेगा। ये सिर्फ मैसेज देगा, देख रहे आ गए लो बुढ़ऊ, बुढ़ऊ आ गया, इसको पकड़ के ले चलो, ठीक है। तो उसी प्रकार से mRNA का काम क्या है? ये सिर्फ मैसेज देता है, किसको? टीआरएनए को मैसेज देता है कि लो एमिनो अम्ल आ गए। यानी एमिनो अम्ल की पहचान करने का काम कौन करता है? ये mRNA करता है। उसके बाद mRNA के बाद जो है टीआरएनए का काम जो है स्टार्ट हो जाता है। एम के बाद टी, एम तो है मैसेज दे दिया, मैसेंजर का काम हो गया मैसेज देना, ठीक है। मैसेज दिया कि देखो यही है mRNA, यानी पहचान कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद क्या करता है? टीआरएनए जो है इसको पकड़ के और कहां पहुंचा देता है? तो राइबोसोम में, ठीक है, राइबोसोम में, राइबोसोम इसको जाके पहुंचा देता है। कौन? तो टीआरएनए। अब वहां से काम स्टार्ट होता है आरआरएनए का। अब आरआरएनए जो होता है वो एमिनो अम्ल को जो है उपयोग करता है प्रोटीन के निर्माण में, और किसको हेल्प करता है? राइबोसोम को, ठीक है। तो फाइनली जो है आरआरएनए जो है वो फाइनली जो है हेल्प करता है किसको? राइबोसोम को, ताकि वो प्रोटीन का निर्माण कर सके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन के निर्माण में आरएनए की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आरएनए का, या कह सकते हैं सीधे आरएनए का क्या काम होता है, फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए। तो आरएनए का जो फंक्शन होता है तो सिर्फ इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और प्रोटीन के संश्लेषण में किसको हेल्प करता है? तो राइबोसोम को हेल्प करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आरएनए में जो होता है ना एक विशेष प्रकार का जो है नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। और ये जो है नाइट्रोजन क्षार बार बार आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन क्षार जो होता है वो कितने प्रकार का पाया जाता है और कौन कौन नाइट्रोजन क्षार जो है आरएनए में पाया जाता है। तो उसको हम बताने से पहले हम लोग पहले डीएनए की चर्चा करेंगे। डीएनए से चर्चा करने के बाद जब आरएनए पाएंगे तब वहां पर जो है आपको कोरिलेट कर पाएंगे कि जो है जो नाइट्रोजन बेस पाया जाता है वो कौन कौन होता है। और क्योंकि दोनों को जब एक साथ पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा राइबोसोम क्या है, आरएनए क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग डीएनए करेंगे और डीएनए के साथ जो है आरएनए को जो है वहां पर जो है एक तरह से दोनों को जो है नाइट्रोजन बेस के कंपेयर कर लेंगे और आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। चलिए इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स वो दोनों में पाया जाता है। आपको जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा और पादप कोशिका में भी पाया जाएगा वैक्यूल्स। अब देखिए वैक्यूल्स होता क्या, वैक्यूल्स का कार्य क्या। वैक्यूल्स जो होता है वो खनिज लवण और जल को स्टोर करने का काम जो है पादप में और जंतु में दोनों में ये कार्य करता है। ठीक है, अब दोनों में ये कार्य करता है कि पानी को स्टोर करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो कोशिका में भी एक ऐसा स्थल है जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है। जैसे आपके घर में भी या तो कुआं होगा, नहीं तो आप लोग, अब तो मॉडर्न युग आ गया है, आप लोग क्या करते हैं छत के ऊपर एक टंक लगा देते हैं ना। 1000 लीटर का टैंक होता है या 500 लीटर का टैंक होता है, और उसमें क्या करते हैं मोटर से आप लोग पानी उसमें डाल देते हैं। ठीक है, ताकि वो पानी क्या रहे, स्टोर रहे। अब 12 बजे रात में उठते हैं, नल ऐसे खोलते हैं, पानी निकलता है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से जो भी काम है वो कर सकते हैं। लेकिन पहले के समय में अभी भी बहुत सारे जो है लोग हैं वो क्या करते हैं, या तो कुआं से पानी निकालने के लिए जाते हैं जब जरूरत पड़ता है, और नहीं तो चापाकल को ऐसे ऐसे चलाते हैं, और गलती से भी चापाकल पानी छोड़ा हुआ है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। कहीं से और दूसरे जगह से पानी लाना पड़ता है, फिर उसमें डाल के फिर चलाना पड़ता है चापाकल को। तो अब धीरे धीरे मॉडर्न युग आ गया, धीरे धीरे जो है आदमी का जो है रहन सहन जो है बढ़ गया, और मॉडर्न युग में जैसा जैसा रहन सहन बढ़ता है वैसा वैसा जो है आप लोग को नया नया चीज देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। देखिए वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स का काम क्या है, तो ये काम करता है कि खनिज लवण और जलवाष्प को क्या करना, अवशोषित करके रखना, यानी पकड़ के रखने का काम करता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है वो पादप पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि वैक्यूल्स जो होता है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप में बड़ा होता है कि जंतु में बड़ा होता है। तो आप लोग ही डिसाइड करिए, पानी की ज्यादा आवश्यकता किसको होती है, पादप को कि जंतु को। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि पादप को जो है ज्यादा जो है पानी की आवश्यकता होती है। जैसे गर्मी जब पड़ता है, पादप को अधिक पानी चाहिए, क्योंकि पानी जो है उसके शरीर के विभिन्न भागों से पानी वाष्प बन के निकलता है, और उसको पानी चाहिए, भोजन बनाने के लिए भी चाहिए, और पौधा को जीवित रखने के लिए भी चाहिए। इसलिए पादप का वैक्यूल्स जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पादप का वैक्यूल्स क्या होता है, बड़ा होता है, और पौधा का जो है बड़ा होता है। तो जंतु का क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होता है, इसके कंपेयर में थोड़ा सा छोटा होता है। याद रखिएगा, वैक्यूल्स किस में बड़ा होता है, वैक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अरे दिमाग में आ जाता होगा आप लोगों को, सर हिंदी भी बताया करिए, हिंदी आसान है, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसको हम रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, रसधानी। ठीक है, देखिए हिंदी कितना आसान है, रस, रस मतलब जूस, जूस मतलब पानी, पानी मतलब लिक्विड। इन रस को पकड़ के जो धानी होता है उसमें वो रखता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रसधानी ना। तो रसधानी, तो रसधानी में क्या होता है, यानी इसका कार्य क्या हो गया, तो जल, जल एवं खनिज लवण, खनिज लवण को अवशोषित, अवशोषित करना। ठीक है, ये जल और खनिज लवण को क्या करता है, अवशोषित करके रखता है, यानी एब्जॉर्ब करके रखता है, ताकि जो है ये आगे के लिए भी ये कंटिन्यू हो सके। जैसे पौधा जो है हमेशा उसको जल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जितना ही जल प्राप्त होता है उसमें से कुछ जल को जो है वो क्या करता है, वैक्यूल्स में स्टोर करके रखता है कोशिका। जैसे मनुष्य हो गया या कोई भी जीव जंतु हो गया, वो हमेशा पानी नहीं पीता है, लेकिन एक बार पानी पीता है तो शरीर के विभिन्न भागों में उसका पानी जो है फैल जाता है, और विभिन्न कोशिका तक जो है थोड़ा थोड़ा मात्रा में जो है पानी पहुंच जाता है, और सभी कोशिका में क्या पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है। यही वैक्यूल्स क्या करता है, उस पानी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके रखता है, यानी अवशोषित करके रखता है, ताकि आगे जो है इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे वैक्यूल्स का कार्य क्या। ठीक है, तो वैक्यूल्स का कार्य क्या हो गया, तो ये कोशिका में क्या करता है, पानी को अवशोषित करके रखता है। आगे हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, डीएनए समझ में आ जाएगा, इसका मतलब जो है कोशिका का बहुत चीज समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं डीएनए के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार बोलना हमको पड़ता है, आप लोग समझदार हैं, एक बार बोलते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डीएनए के बारे में, क्योंकि डीएनए के बारे में जो है बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए से डायरेक्ट, कभी कभी तो
बच्चा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कभी कभी लगता होगा काहे एग्जामिनर मजाक कर रहा हमसे, लेकिन सच बात यही है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हकीकत में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म डीएनए। डीएनए, डीएनए, डायऑक्सी या डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो इसका फुल फॉर्म होता है, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इसको हिंदी में लिख देते हैं। देखिए, कभी कभी आपको हिंदी पूछा जाता है, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इतना बड़ा नाम है, इसको आप लोग याद करना पड़ेगा, छोटा छोटा करके आप याद करिए पार्ट बाय पार्ट। ऐसे करिए, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड मतलब होता है अम्ल। ठीक है, तो डी पढ़िए या डाई पढ़िए, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाइऑक्सी दो तीन बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए, डीएनए जो होता है ना, आप लोग कभी आप फोटो देखे होंगे, तो डीएनए जो होता है ऐसे, जैसे नाग नागिन जो है ना ऐसे करके लिपटल रहता है। कभी देखे होंगे कि कोई मूवी में कि ये फोटो दिखाया जाता है या ऐसा तस्वीर दिखाया जाता है कि नाग नागिन ऐसे देखिएगा लिपट कर रहता है ऐसे करके। उसी प्रकार से डीएनए में दो दो ऐसे हेलिक्स देखने को मिलेगा, यानी यानी दोहरी संरचना ऐसे देखने को मिलेगा डीएनए की। तो डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल का होता है, दोहरी संरचना पाया जाता है डीएनए में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डीएनए सिंगल हेलिक्स होता है या डबल हेलिक्स? तो डीएनए होता है दोहरी संरचना होता है। कैसी होती है? दोहरी संरचना। दोहरी संरचना होता है डीएनए का, यानी डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स। अब बात ये आती है, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने किया था, किसने बताया था कि डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है? तो दो व्यक्ति था, वाटसन एवं क्रिक। वाटसन, देखिए हिंदी हमसे गलत लिखा जाता है, आप लोग हिंदी पर ध्यान मत दीजिएगा, जो हम बोलते हैं उस पर ध्यान ज्यादा दीजिए, लिखने पर कम, क्योंकि कभी कभी हम उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक, ये दो व्यक्ति था जिन्होंने जो है डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किया था। वाटसन एवं क्रिक, ये दोनों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जो क्वेश्चन हम बोलते हैं आपसे, वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, देखिए दो व्यक्ति था, इसलिए दोनों ने मिलकर डबल हेलिक्स खोज किया। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किया गया। ठीक है, अब डीएनए का कार्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि कार्य, यानी फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन? देखिए फंक्शन, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है अनुवांशिक अनुवांशिक गुणों को माता पिता से उसके संतान में ट्रांसफर करना। ठीक है, जैसे आप चोर हैं, तो आपका थोड़ा थोड़ा लक्षण जो है ना आपके बचवा में जाएगा, वो भी थोड़ा सा चोरी करने के लिए सोचेगा। ठीक है, अगर आप चू चबर ज्यादा करते हैं, मतलब आप जो लड़की देखते हैं सीधे ढुल जाते हैं, उसके पीछे चल जाते हैं। चलिए एक आपको कहानी बताते हैं। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़की मुस्लिम थी, बुर्का पहनी हुई थी, और वो जो है ट्रेन में चढ़ी, लड़का भी ट्रेन में चढ़ा। लड़की का घर जो है उस स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर था, और लड़का का घर उस स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर था। अब लड़का जो है उस लड़की का पैर देख लिया स्टेशन पर। जैसे ही लड़की पैर बढ़ाई ट्रेन में चढ़ने के लिए, वो लड़की का जो है पैर देख लिया छोड़वा। अब पैर देखा, पैर इतना सुंदर था, उसके दिमाग में लड्डू फूटने लगा। उसने सोचा कि इसका पैर इतना अच्छा है, तो इसका शकल यानी जो थोपड़ा है वो कितना अच्छा होगा। ठीक है, अब बताइए, उसको 5 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पे उतरना था वो लड़का को, लेकिन वो लड़की को देखने के लिए लड़की के साथे साथे जो है लड़की के घर के पास जो स्टेशन था वहां पहुंच गया। जैसे ही लड़की वो प्लेटफॉर्म पर उतरती है, जब घर आ जाता है, नजदीक आ जाता है, तो क्या होता है, वो बुर्का खोलती है ताकि केस उस जो होता है बाल उसको ठीक ठाक किया जाए। ठीक है, क्योंकि गांव में प्रवेश करेगी आप। जैसे ही उतर के बुर्का हटाती है, उसका जो निकला हुआ दांत जब बाहर दिखता है ना लड़का, वो बेहोश हो जाता है वहीं पर।
ठीक है। यानी उसके दिमाग में आता है चिट्टा इतना दूर हम आए उसको देखने के लिए, और ये खरगोश वाला जो दांत दिखा रही है, फिर बेचारा कैसे जैसे तैसे जो है उठकर फिर से वहां से वो घर गया। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए आप लोग, तो आप लोग इसी प्रकार से जो है किसी को जो है बिना देखे हुए जो है ऐसा विश्वास जल्दी मत करिए। ठीक है, और किसी चीज के पीछे इतना मत भागिए, यही कहेंगे कंट्रोल। अब बात करते हैं वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने जो है डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किया था। अब डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का काम क्या है? अनुवांशिक गुणों का ट्रांसफर, यानी माता पिता का जो गुण होता है वो बच्चे में क्या करना, ट्रांसफर करना। देखिएगा, अनुवांशिक गुण, अनु अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण, स्थानांतरण, अनुवांशिक गुणों का क्या करना, स्थानांतरण करना, यानी माता पिता से लेकर बच्चे में जो है उस गुण को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। यही काम किसका है? डीएनए का। नहीं कहते हैं जैसे कोई बचवा अगर पड़ोसी का औलाद है ना, नाजायज औलाद है पड़ोसी का, तो क्या होता है कि अड़ोसी पड़ोसी जो है ना बोलते रहता है उसको, रे तू अपना बाप का औलाद नहीं है, तू पड़ोसी का है। तो लड़का गुस्सा आ जाता है एक दिन, कहता ठीक है रुको, हम जांच कराते हैं हम अपना बाप का औलाद है कि नहीं। तो क्या करता है कि कहता है कि पापा चलिए डॉक्टर के पास, आज हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, हम आपका पुत्र है कि नहीं आज हो के रहेगा, आज डिसाइड हो के रहेगा। पापा जो है कहते ठीक है बाबू कल चलेंगे, क्योंकि पापा को पहले से पता रहता है हमारे है नहीं, तो फिर जाएंगे तो पोल खुल जाएगा, इसलिए कुछ बहाना बना के पापा साइड से निकल जाते हैं। तो ये कौन काम करता है? डीएनए। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर ऐसा लगे अड़ोसी पड़ोसी में तो उसका क्या टेस्ट कराना है? डीएनए, ताकि वो पता चले किसका है वो। ठीक है, चलिए, तो अनुवांशिक अनुवांशिक गुणों का जो है स्थानांतरण होता है डीएनए के द्वारा। डीएनए के अंदर जो है जीन पाया जाता है। ठीक है, वो जीन नहीं जो रात में आती है, ठीक है, वो अलग है, ये दूसरा अलग। तो ये जीन जो होता है, ये जीन जो है अनुवांशिक गुण की इकाई है, यानी डीएनए से भी छोटा होता है जीन। जीन जो होता है अनुवांशिक गुणों की इकाई होती है। जैसे कोशिका है किसी भी जीव की जो है क्रियात्मक जो इकाई है, उसी प्रकार से जीन जो होता है ना अनुवांशिक इकाई होता है, यानी अनुवांशिक गुणों का ट्रांसफर करने के लिए सबसे छोटा पैमाना। जैसे अब हम लोग को लंबाई मापना है, लंबाई मापने के लिए जो है एसआई जो पद्धति होता है वो क्या होता है? मीटर होता है, मीटर होता है। उससे भी छोटा होता है सेंटीमीटर, और भी छोटा होता है। तो उसी प्रकार से एक कोई इकाई होता है, उसी प्रकार से अनुवांशिक गुणों की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, जो डीएनए से आपको क्वेश्चन पूछता है, डीएनए से ये क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए में कौन सा बेस पाया जाता है? जो क्षार ये बेस होता है, जिसको क्षार कहते हैं या बेस कहते हैं, जो नाइट्रोजन बेस होता है, वो 4 प्रकार के बेस आपको देखने को मिलता है। किसमें? तो डीएनए में। आप लोग क्या करिए, फिर वही बात बार बार आपको बोलना पड़ता है। जैसे ही हम डस्टर उठाएं, मिटाना स्टार्ट करें, आप लोग को क्या करना है? वीडियो को पॉज कर लेना। देखिए हम थोड़ी देर के लिए हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो वीडियो को ऐसे पॉज करिए, रोकिए। पॉज नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोकिए, ठीक है, रोक कर और उसको लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डीएनए में 4 प्रकार का जो है वो नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। ठीक है, अब ये चारों प्रकार का नाइट्रोजन बेस जो है कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, अब हमेशा तो नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस देखिएगा, नाइट्रोजन 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 क्षार, क्षार बोलिए या इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, तो डीएनए में जो है 4 प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार देखने को मिलता है। तो शॉर्ट में कैसे याद रखना है? एटीजीसी, एटीजीसी, जीसी, एटीजीसी। एटी के बीच डबल बॉन्ड और जीसी के बीच ट्रिपल बॉन्ड, याद रखिएगा। ए से हो गया एडिनिन, देखिए ए से क्या हो जाएगा? एडिनिन, एडिनिन। टी से हो गया थाइमिन, थाइमिन। जी से हो गया गुआनिन, गुआनिन। सी से हो गया साइटोसिन, साइटोसिन। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो है नाइट्रोजनी बेस जो है आपको देखने को मिलता है, और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है? और एक ऑप्शन रहेगा यूरेसिल,
यूरेसिल ऑप्शन में दे देता है, क्योंकि यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे आपको आरएनए की। इसको आप नोट करिए, जो नाइट्रोजनी बेस जो होता है, नाइट्रोजनी क्षार जो होता है डीएनए में, कितने प्रकार का, 4 प्रकार का पाया जाता है। तो क्या याद रखना है, एटीजीसी। इसको बॉक्स में बंद कर लिए, एटीजीसी, और ताला लगा दीजिए, बॉक्स में बंद करके ताला लगा दीजिए ताकि ये कुदक कर भागे नहीं। ठीक है, तो एटीजीसी, एडेनिन, थाइनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 4 प्रकार का जो है नाइट्रोजनी बेस आपको देखने को मिलता है किसमें, डीएनए में। अब इसी की बात करते हैं यहाँ पर आरएनए की। हम बोले थे कि दोनों को हम कंपेयर करेंगे, आरएनए। आरएनए में जो है वो भी 4 प्रकार का नाइट्रोजनी बेस होता है, लेकिन आरएनए में क्या होता है, ये जो थाइमिन दिख रहा है, थाइमिन के जगह पर क्या आ जाता है, यूरेसिल। जो थाइमिन है उसके जगह पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। थाइमिन जो है उसको कान पकड़ के भगा देता है, कौन आ जाता है, यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल, यूरेसिल। ठीक है, ये हो गया 4 प्रकार के, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग जो है क्या क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, और हम कोशिश करते हैं, देखिए हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा जो है अच्छा हो, उदंड नहीं हो, बदमाश नहीं हो। ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी से ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना करे। तो हम भी चाहते हैं हमारा वीडियो जो है थोड़ा सा छोटा हो, यानी हाफ एन आवर के आसपास हो, यानी 40 मिनट 35 मिनट के आसपास हो, तो अच्छा रहेगा, आप लोग आसानी से देख पाइएगा। ठीक है, तो वही हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई टॉपिक पकड़ लेते हैं तो चाहते हैं कि पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे कि हाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्योंकि आधा अधूरा करना हमारी आदत नहीं है। जब हम खाना खाते हैं तो पूरी खाना खाते हैं, छोड़ते नहीं है बीच से। ठीक है, उसी प्रकार से पढ़ाई में भी ऐसे होता है कि जो टॉपिक पढ़ाते हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमको पता चलेगा कि हम इतना मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, तो उस वीडियो से हमको क्या मोटिवेशन प्राप्त होता है। क्योंकि हर मनुष्य चाहता है कि हमको जो है पॉजिटिव मोटिवेशन प्राप्त हो, ताकि हम अधिक से अधिक मेहनत कर सके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे, और कैसा हम पढ़ाते हैं वो फीडबैक दे हमको, ताकि जो है अगर अच्छा फीडबैक मिलता है तो हम और मेहनत करेंगे, और बुरा फीडबैक मिलता है, अगर डिसलाइक करते हैं आप लोग और कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर आपकी वीडियो में ये कमी रह गई है और थोड़ा सा आप मेहनत करिए और इस क्षेत्र में आप जो है और अच्छा करिए, तो हम और करेंगे। हम चाहते हैं कि जिंदगी में और अधिक से अधिक मेहनत करें। ठीक है, और जितने लोगों को आप शेयर करिए उन सभी को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा परिवार जो है और अधिक से अधिक संख्या में बढ़े। ठीक है, तब हम जो है किसी को हम बोल सकते हैं कि देखिए हमारा जो परिवार है इतने लोगों का परिवार है। ठीक है, और हम लोग मिलकर जो है एग्जाम की तैयारी करेंगे, कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, और अधिक से अधिक लोगों को जो है इस प्लेटफॉर्म से जो है अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, और जॉब मिलेगा, और माता पिता के सपना को वो क्या करेंगे, साकार करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे हम लोग जो है इसी प्रकार से कंटिन्यू करते रहेंगे, और इसके बाद देखेंगे जो भी टॉपिक आपको बचा है आगे हम अगला वीडियो में कवर कराने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की हम लोग चर्चा एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, और अच्छी तरीके से हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे। और वो जब क्लियर हो जाएगा तो उसके साथ साथ हम लोग जो है कोशिका में, कोशिका से संबंधित जो भी रोग होता है, जो भी डिजीज होता है, जिसे आप लोग देखें